नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे तलाकशुदा जोड़े की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो तलाक लेने के कुछ वर्षों बाद एक ट्रेन के सफ़र में अचानक मिले। उसके बाद क्या होता है, आइए सुनते हैं। राहुल ट्रेन की जनरल बोगी में बर्थ सीट पर सोया हुआ था। गाड़ी रुककर वापस चली तो अचानक उसकी नज़र अपनी तलाकशुदा पत्नी रागिनी पर पड़ी। पता नहीं वो कब से उसके सामने वाली सीट पर आकर बैठ गई थी। 5 साल बाद वो उसे देख रहा था। वो बहुत कमज़ोर हो गई थी। उसने पुरानी सस्ती सी साड़ी पहन रखी थी, ना माथे पर बिंदी और ना गले में मंगलसूत्र था। तो क्या उसने अभी तक दूसरा विवाह नहीं किया? क्या अभी तक वो मेरी तरह अकेली है? राहुल ऐसा सोच ही रहा था कि तभी रागिनी की नज़र उस पर पड़ी। नजरें मिली तो राहुल दूसरी तरफ देखने लगा। फिर पता नहीं राहुल के दिमाग में क्या आया कि वो सीट के नीचे उतर आया और रागिनी के पास बैठे लड़के से कहा कि वो ऊपर वाली सीट पर चला जाए। लड़का मान गया। तब राहुल रागिनी के पास बैठ गया। बैठते ही राहुल बोला, रागिनी कैसी हो? रागिनी ने नज़र न मिलाते हुए खिड़की की तरफ देखते हुए बोला, ठीक हूँ मैं, और आप? राहुल बोला, मैं भी ठीक हूँ और कानपुर जा रहा हूँ। त्योहार होने के कारण रिजर्वेशन सीट नहीं मिली, इस कारण जनरल बोगी में आना पड़ा। तुम कहाँ जा रही हो? वो बोली, मैं भी कानपुर ही जा रही हूँ। आजकल माँ वही बड़े भैया के पास ही है, बीमार है, इसलिए मिलने जा रही हूँ। काफ़ी देर दोनों चुप रहे। फिर राहुल बोला, एक बात पूछूं? रागिनी ने आंखों से ही पूछा। क्या? राहुल संकोच करते हुए पूछा, अभी तक शादी क्यों नहीं की? वो कुछ नहीं बोली। मगर जब राहुल ने दोबारा नहीं पूछा तो रागिनी ने पूछा, आपने की है शादी? राहुल ने भी बिना बोले ना में गर्दन हिला दी। फिर काफ़ी देर तक दोनों चुप रहे, मानो एक दूसरे को परख रहे थे। डिब्बे में कुल्फी बेचने वाला आ गया था। राहुल बोला, खाओगी? रागिनी ने ना में सिर हिला दिया। राहुल ने रिक्वेस्ट करते हुए पूछा, खा लो यार, तुम्हारे साथ मैं भी खा लूँगा। जानता हूँ तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी कुल्फी है। वो थोड़ा सा मुस्कुराई तो राहुल ने महसूस किया कि वो अपनी आंखों से बहने वाली आंसुओं को समेटने का प्रयास कर रही है। 4 साल उसके साथ रहा था। जब वो अपने आंसुओं को समेटने का प्रयास करती थी तो ऐसे ही मुस्कुराया करती थी। राहुल दूसरी तरफ देखने लगा तो रागिनी चुपके से अपनी आंसुओं को पोंछने लगी। फिर वो सहज होकर बोली, एक शर्त पर खाऊंगी। राहुल बोला, क्या शर्त है? तो रागिनी बोली, पैसे मैं दूंगी। राहुल कुछ नहीं बोला। फिर रागिनी ने 2 गुल्फियाँ खरीद ली और एक गुल्फी राहुल को देते हुए बोली, अब मैं भी कमाने लगी हूँ, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ, महीने के 10,000 मिलते हैं। गुल्फी खाते हुए राहुल बोला, तलाक के समय कोर्ट के आदेश पर मैं तुम्हें 30 लाख रुपये दे तो रहा था, अगर ले लेती तो अपना स्कूल खोल लेती, जबकि तुम बहुत स्वाभिमानी हो। इस जमाने में पैसों के बिना कुछ नहीं होता। वो हंसकर बोली, अगर ले लेती तो अपनी ज़मीर को क्या जवाब देती? तो ये ज़मीर रोज़ कहता कि जिसे छोड़कर आई हो उसी के सहारे पढ़ रही हो। राहुल बोला, तुम बहुत अच्छी हो, मासूम हो। ये एहसास तुमसे तलाक लेने के बाद मुझे हुआ। तुम यकीन नहीं करोगी, मैं बहुत बदल गया हूँ। पीना बिल्कुल छोड़ दिया हूँ, गुस्सा बिल्कुल नहीं करता। अब मैं किसी को नीचा दिखाने की कोशिश भी नहीं करता। जो तुम्हें बहुत बुरा लगता था वो सब बुरी आदतों मैंने छोड़ दी हैं। वो उदास होकर बोली, अब क्या फ़ायदा? जब मैं मना किया करती थी तब आप मेरी एक भी बात सुनते नहीं थे। आपके कारण मैं हमेशा टेंशन में रहती थी। इसी कारण मुझे 2 बार गर्भपात भी हुआ, वरना आज मेरे भी 2 बच्चे होते। कहकर वो रो पड़ी। बच्चों की बात पता चली तो राहुल के आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन वो पुरुष था तो आंसुओं को पलकों तक पहुंचने से पहले ही पी गया और बोला, कभी कभी लगता है मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। मैंने कभी रिश्तों की कदर नहीं की, उसी की सज़ा झेल रहा हूँ। आज बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। अब माँ भी नहीं रही। माँ के न होने का रागिनी को बहुत बड़ा दुख हुआ और बोली, माँ को तो बली सांगी छोड़कर आई थी, उनको क्या हो गया था? इस बार राहुल भावुकतावश अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया और वो बोला, तुम्हें हर दिन याद करती थी, बहुत बोलती थी, बहू को वापस घर ले आओ।
मैं उन्हें कैसे समझाता कि तलाक के बाद बहुएं वापस नहीं आती। फिर दोनों के बीच चुप्पी छा गई। कानपुर आ गया था, स्टेशन आने वाला था। राहुल बोला, वापस कब जाओगी? रागिनी बोली, आज रात यही रुकूंगी, कल सुबह की ट्रेन से वापस जाऊंगी। फिर वहीं पे खड़ी हो गई। राहुल भी खड़ा हो गया और वापस पूछा, कितने बजे वाली ट्रेन में वापस जाओगी? रागिनी बोली, हम गरीब लोग हैं, रिजर्वेशन नहीं करा पाते, जनरल डिब्बे में सफ़र करते हैं, इसलिए जो भी ट्रेन मिलती है टिकट लेकर चढ़ जाते हैं। इतना कहकर वो नीचे उतर गई। राहुल अपना सूटकेस संभालता हुआ उसके पीछे लपका और बोला, अगर मैं रिजर्वेशन की 2 टिकट ले लूं तो मुझे पता है कि तुम मेरे साथ नहीं चलेगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सफ़र करना चाहता हूँ। जनरल में ही चल लूँगा। बताओ कितने बजे यहाँ से मिलोगी? रागिनी ऑटो में बैठते हुए बोली, 9 बजे यहाँ मिलूँगी। फिर उसके देखते देखते ऑटो आंखों से ओझल हो गया। राहुल कानपुर 2 दिन के लिए आया था, मगर रागिनी का साथ पाने के लिए उसने अपना टाइम बदल लिया। उसने जल्दी से अपने बिजनेस का काम पूरा किया और अगले दिन सुबह 8 बजे ही स्टेशन आ गया। रागिनी 9 की जगह 10 बजे स्टेशन पहुंची और बोली, आप अभी तक यहीं पर हो? मैं सोच रही थी कि आप चले गए होंगे। रागिनी बहुत खुश थी। तभी राहुल ने पूछ लिया, तुम्हारी माँ कैसी है अब? तब रागिनी ने बोला, माँ अभी बिल्कुल ठीक है। राहुल बोला, मैं तुम्हारा भी टिकट ले आया हूँ, अब 30 रुपये के टिकट के लिए कुछ कहना मत। रागिनी हंसते हुए बोली, अभी ट्रेन आने में आधा घंटा है, चलो तब तक कुल्फी खाते हैं, पैसे मैं दे दूंगी, हिसाब बराबर हो जाएगा। इतना कहकर वो फिर मुस्कुरा दी। अब वो जब भी मुस्कुराती थी राहुल की नज़र उसके चेहरे पर ठहर जाती थी। फिर दोनों ने कुल्फी खाई और तब तक ट्रेन आ गई और फिर से एक नया सफ़र शुरू हो गया। मगर इस सफ़र में कुछ खास था। राहुल कुछ कहने के लिए तिल मिला रहा था, मगर डर भी रहा था कि मना कर देगी तो। राहुल नोटिस कर रहा था कि रागिनी बड़े भाई के घर से नई साड़ी पहन कर आई थी। वो बहुत सुंदर लग रही थी। खिड़की से आ रही ठंडी हवा के झोंके से रागिनी के ललाट पर लटकी बालों की एक लड़ी झूम उठती है। उसे ऐसे देखकर राहुल के दिल में एहसास सा उठता है कि यह औरत कभी उसकी जिंदगी थी, मगर मैं इसे संभाल कर नहीं रख पाया। राहुल की मन की स्थिति से अनजान रागिनी बोली, क्या हुआ? आप गुमसुम से क्यों? दोस्त बनकर ही सही कुछ बात तो कर लो। राहुल बोला, मुझे दोस्त नहीं चाहिए। रागिनी को झटका सा लगा, बोली, फिर क्यों मेरे साथ सफ़र करने के लिए उतावले थे आप? राहुल बोला, मुझे तुम चाहिए हमेशा के लिए, जन्मों जन्मों के लिए, मेरे साथ हंसने के लिए, मेरे साथ रोने के लिए। वो इतनी जल्दी में ये सारी बातें बोल देगा कि रागिनी बस उसके मुंह की ओर देखती रहेगी। वो आगे बोला, मैं गलत था, तुम्हारी कदर नहीं कर पाया, मगर तुम्हारे जाने के बाद मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया, मुझे माफ़ कर दो। कहकर वो रो पड़ा। रागिनी चुप हो गई, बस उसके चेहरे की तरफ देखी जा रही थी। राहुल उसके दोनों हाथ पकड़कर बोला, मुझे माफ़ कर दो यार, मैं वादा करता हूँ अब कभी भी तुम्हारे आंसुओं की वजह नहीं बनूंगा। तू जो कहेगी वही करूँगा, प्लीज़ लौट आओ। रागिनी ने माथे पर साड़ी थोड़ी सी पीछे सरकाई और बोली, इधर देखिए जरा। राहुल ने देखा, रागिनी ने मांग भर रखी थी। वो बोली, मैं जानती थी आप यही सब करोगे। मैंने कल ही सोच लिया था कि अब अकेले चलने के दिन ख़त्म हो गए। मेरा हमसफ़र लौट आया, अब आगे का सफ़र उसी के साथ तय करना है। थक गई हूँ मैं अकेले चलते चलते, कहते हुए वो अजीब सी मुद्रा में मुस्कुराने लगी। राहुल बोला, मैं जानता हूँ जब तेरा दिल रोने का होता है तब तू ऐसे ही मुस्कुराती है। मत रोक इन आंसुओं को, इन्हें बह जाने दो, दिल हल्का हो जाएगा। इतना सुनते ही रागिनी जोर जोर से रोने लगी। पूरे डिब्बे के लोग उन्हें देखने लगे, मगर रागिनी ने लोगों की परवाह नहीं की। वो राहुल के कंधों पर सिर रखकर रोती रही। कुछ देर बाद रागिनी का गाँव आ गया। गाड़ी कुछ पल रुकी, फिर चल पड़ी। रागिनी को अब वहाँ उतरना ही नहीं था। जिंदगी में एक नया सफ़र फिर से शुरू हो गया। अब उसकी मंजिल का मायका नहीं, पिया का घर था, जो बरसों से उसके लौटने का इंतजार कर रहा था। वो अब भी राहुल के कंधों पर सिर रखी थी, आंखें बंद कर मन मन मुस्कुरा रही थी, एक मासूम बच्चे की तरह।
दोस्तों ये कहानी कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।